शिकारी खुद शिकार बन जाता है, ये तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन बैतूल के सारनी इलाके में ऐसा ही एक नजारा देखने को भी मिला जब एक बेहद फुर्तीला शिकारी खुद जाल में फंस गया। गनीमत ये रही कि उसे 1 घंटे चले रेस्क्यू के बाद बचा लिया गया। बैतूल के सारनी इलाके में स्नेक हैंडलर को खबर मिली कि मछली पकड़ने के पुराने जाल में एक लंबा सांप बुरी तरह से फंस गया है। सांप लगभग बेहोश हो चुका था। मौके पर पहुंचे स्नेक हैंडलर आदिल ने देखा कि मछली पकड़ने के पुराने जाल में एक 8 फीट लंबा धामन सांप फंसा हुआ था, जो जाल की मजबूत पकड़ में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था और सांस भी नहीं ले पा रहा था। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने अपने आंगन में पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए मछली के जाल से बाउंड्री बनाई थी और उसी में एक धामन सांप फंसा हुआ था। जब उसका पास से निरीक्षण किया तो पाया कि सांप का शरीर बहुत बुरी तरीके से कसा गया था, उसका मुंह पूरा कसा गया था और मुंह के अंदर जो दांत हैं उनमें भी जाल फंस गया था, जिस वजह से उसको सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही थी और एकदम बेसुध सा हो गया था। धामन सांप जहरीला तो नहीं होता, लेकिन इसकी फुर्ती गजब की होती है। आदिल ने सांप की जान बचाने के लिए जाल को बड़े आराम से उठाकर गोद में रखा और फिर 1 घंटे तक जाल को धीरे धीरे काटकर सांप को जाल से मुक्त किया। आदिल के मुताबिक मछुआरों ने पुराने जाल को नष्ट करने की बजाय उसे आंगन में लगा रखा था, इस वजह से सांप उसमें फंस गया। मैंने तुरंत ही उसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करा और कैंची से जाल को बराबर काटा और सांप को सुरक्षित बाहर निकाला। जैसे ही मैंने सांप को जाल से मुक्त कराया, वो प्रॉपर एक्टिव हो गया और अच्छे से मूवमेंट करने लगा। फिर मैंने उसका निरीक्षण किया तो उसको कोई इंजरी भी नहीं थी, जिसके बाद मैंने उसको जंगल में रिहैब कर दिया। लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर मछली पकड़ने का जाल पुराना हो गया है और आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसको नष्ट कर दें। उसको बाउंड्री में ना लगाएं, ना ही उसको जंगल में फेंकें, क्योंकि इनमें वन्य प्राणी फंस करके मर जाते हैं। जाल से बाहर आते ही धामन दोबारा फुर्तीला दिखाई दिया, जिसे सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया। स्नेक हैंडलर ने लोगों से अपील भी की कि जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने वाली जाल जैसी चीजों को खराब होने पर नष्ट कर दें, जिससे जीव जंतुओं का जीवन भी सुरक्षित रहे। शिव कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। पहले महाकाल उज्जैन भ्रमण पर निकले थे और अब जन्मोत्सव के खास मौके पर उज्जैन के कोतवाल नगर भ्रमण पर निकले। भैरव अष्टमी के मौके पर पालकी में सवार होकर काल भैरव जब शहरवासियों को दर्शन देने निकले तो पूरे रास्ते में श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन कर काल भैरव का स्वागत किया। जो उज्जैन के कोतवाल कहलाते हैं, जो महाकाल के अवतार माने जाते हैं, वो काल भैरव अष्टमी पर 2 दिवसीय जन्मोत्सव के मौके पर पालकी में सवार होकर शहरवासियों को दर्शन देने निकले। पूरे रास्ते में श्रद्धालुओं ने पूजन अर्चन कर काल भैरव का स्वागत किया। संपूर्ण भैरवगढ़ क्षेत्र भैरव के जयकारों से गूंज उठा। काल भैरव के जन्मोत्सव के मौके पर परंपरा के मुताबिक शाम 4 बजे मंदिर में काल भैरव का पूजन किया गया। पूजन के बाद आरती में नगाड़े की गूंज के साथ बाबा की आरती की गई। पूजन शासकीय पुजारी सदाशिव धर्मेंद्र चतुर्वेदी ने कराया।
काल भैरव शहर के कोतवाल के रूप में जाने जाते हैं और भगवान शिव के अवतार के रूप में भी श्रद्धालु इनकी पूजा करते हैं। ये बाबा के जन्मोत्सव के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। रात्रि 12 बजे को भगवान का जन्मोत्सव यहाँ मनाया गया और परंपरागत पूजाएं की गई। भगवान का अभिषेक पूजन, महाआरती पूजन रात को 12 बजे मध्य रात्रि में हुआ। उसके पश्चात दूसरे दिन जो है बाबा की ये सवारी, काल भैरव बाबा जो है नगर भ्रमण पर निकलते हैं भक्तों का हाल जानने के लिए। आरती के बाद बाबा भैरवनाथ को पुलिस बल द्वारा सलामी दी गई, जिसके बाद काल भैरव नगर भ्रमण के लिए निकले। सवारी में आगे आगे धमाके करते तोपची, मार्च पास करते सशस्त्र जवान, बैंड, ढोल, अखाड़े, भजन मंडलियों के साथ जयकारे लगाते सैकड़ों भक्त पैदल निकले। परंपरा तो बहुत पुरानी परंपरा है। बाबा के जन्मोत्सव के साल में यहाँ 2 बार सवारी निकलती। काल भैरव महाराज की जो सवारी निकलती है वो साल में 2 बार निकलती है। एक ये अघन मास में, मार्गशीर्ष मास में निकलती है, जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं इसको, और एक भाद्रपद मास में ढोल 11 के रोज निकलती है। 2 बार बाबा साल भर में जो है भक्तों के हाल जानने के लिए यहाँ से निकलते हैं नगर भ्रमण पर। पालकी में काल भैरव के बटुक रूप में चांदी का मुखौटा और चरण पादुकाएं निकाली गई। मंदिर से शुरू हुई सवारी भैरवगढ़ में जेल तिराहे पर रुकी। यहाँ जेल प्रशासन की ओर से पूजन किया गया। कैदियों के दर्शन के लिए पालकी को जेल के गेट तक ले जाया गया। जेल के कैदियों को दर्शन कराने के लिए विशेष रूप से बाबा की पालकी रोकी गई। कैदियों ने पालकी के दर्शन कर फूलों की वर्षा की। बाबा की आरती के दौरान उज्जैन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद सवारी सिद्धवट मंदिर पहुंची, जहां सिद्धनाथ भगवान और शिप्रा की आरती कर सवारी पुनः रात में काल भैरव मंदिर पर समाप्त हुई। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। मलिहाबाद पूरी दुनिया में अपने आमों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ के आम बागानों में अब बॉक्सर तैयार हो रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। मोहम्मद सैफ खान की जोश एकेडमी में बच्चे बॉक्सिंग सीख रहे हैं और मैरी कॉम विजेंद्र बनकर ओलंपिक में खेलने की तमन्ना भी रखते हैं। राजधानी लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर मलिहाबाद मैंगो बेल्ट के रूप में जाना जाता है। मलिहाबाद के दशहरी, चौसा, लंगड़ा जैसे प्रजातियों के आम देश दुनिया में जाते हैं, पर इन्हीं बागों के बीच कुछ सपने बुने जा रहे हैं। यहाँ दूर दराज से कुछ बच्चे मोहम्मद सैफ खान की जोश एकेडमी में बॉक्सिंग सीख रहे हैं और मैरी कॉम विजेंदर बनकर ओलंपिक में खेलने की तमन्ना रखते हैं। हम मैरी कॉम जैसी बॉक्सर देख रहे हैं, लेकिन किसी एक लड़की की तरफ इशारा करना नामुमकिन है, दूसरी लड़की को बुरा लगेगा। हमारे पास जितनी है सब मैरी कॉम है और लड़के सब विजेंदर सिंह हैं। सब बच्चे अच्छे हैं, सब खेलेंगे। आज नहीं तो कल मलिहाबाद से ओलंपिक प्लेयर निकलेगा। थोड़ी संसाधन की कमी है, आप लोग बॉक्सिंग रिंग वगैरह और थोड़ा बहुत ग्लव्स, पैड, पंचिंग बैग का इंतजाम और कीजिए। चलिए ये भी हो जाएगा, बॉक्सिंग रिंग का जरूर कीजिए। मोहम्मद सैफ खान खुद भी एक बॉक्सिंग खिलाड़ी रह चुके हैं और कई बॉक्सिंग मैच खेल चुके हैं। सैफ मलिहाबाद के ही रहने वाले हैं। इन्होंने अपने गांव में रहकर वहां के बच्चों को देखा तो उन्होंने बच्चों को बॉक्सिंग सिखाने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। तो तकरीबन 15 साल तो हमने 17 साल बॉक्सिंग की, लेकिन 15 साल से यहाँ पर हमने गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए
शुरुआत की थी। एनजीओ बंद पड़ी थी, उसका फिर से रिन्यूअल कराया। और यहाँ पर जब बॉक्सिंग शुरू की तो गांव देहात के लोग लड़कियों को भेजते नहीं थे, पढ़ाई में भेजते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी ढील देते हैं लड़कियों के हिसाब से। तो हम चाहते हैं ये चीज़ ख़त्म हो के लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, या लड़कियों को नहीं खेलने दिया जा रहा है, या लड़कियाँ बॉक्सिंग नहीं कर सकती हैं, या प्लेन नहीं उड़ा सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। लेफ्ट राइट। पहले तो इनके लाख कोशिश के बाद भी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए बच्चे नहीं मिले, लेकिन इलाके में लूटपाट हुई और महिलाओं से छेड़खानी हुई, तब इन्होंने गांव के लड़के और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए प्रेरित किया। कुछ बच्चे इनसे सेल्फ डिफेंस सीखने आए और धीरे धीरे इन्होंने बच्चों को बॉक्सिंग सिखाना शुरू किया। हमारे पास कुल 87 गर्ल्स हैं जो इधर उधर गांव देहातों में हैं, लेकिन वो यहाँ पर उनके पास आने का साधन नहीं है। कोई लड़की हमारे पास आती है तो अभी भी इसमें से 20 किलोमीटर आना जाना उसको पड़ जाता है, किसी लड़की को 25 किलोमीटर आना जाना मिला के पड़ जाता है। तो कभी रेगुलर रहती हैं, कभी रेगुलर नहीं रहती हैं। लेकिन हमारे बच्चे नेशनल भी खेले हैं, स्टेट भी खेले हैं लड़कियाँ। डिस्ट्रिक्ट तो मेरे ख्याल 50 लड़का ही खाली डिस्ट्रिक्ट खेला होगा। देखते ही देखते बच्चों की संख्या भी बढ़ती गई। आज सैफ 84 लड़के लड़कियों को बॉक्सिंग सिखाते हैं, जिनमें कुछ बच्चे स्टेट लेवल पर भी खेले हैं और मेडल भी लेकर आए। इनके पास ज्यादातर लड़कियां ही बॉक्सिंग सीखने आती हैं और सैफ लड़के लड़कियों को निःशुल्क बॉक्सिंग सिखाते हैं। इनका मानना है कि गांव में काफी प्रतिभा है, अगर मार्गदर्शन मिले तो गांव से भी मैरी कॉम और विजेंदर जैसे ओलंपिक खिलाड़ी निकलकर देश का मान बढ़ाएंगे। गांव देहातों के बच्चों में बहुत शौक है, लेकिन उनके वालिद साहब को, माँ बाप को मालूम नहीं है। वो कहते हैं डिशुम डिशुम में क्या रखा है। एनजीओ भी उनको अभी तक नहीं मालूम है, उनको खेल कोटा नहीं मालूम है। घर घर जाके उन्हें बताना पड़ता है। जब कोई बच्चा खेल के आता है और इस तरह मीडिया आती है और उसके सामने कैमरा करती है तो गांव के लोग खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। इस तरह धीरे धीरे बच्चों में शौक़ बढ़ता चला गया और हम किसी भी गांव में किसी वक्त भी कैंप लगा के 10, 20, 50 बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। गांव वाले मना नहीं करेंगे। देखा था, पहले मैं स्कूल जाती थी, स्कूल में हमारे कुछ लड़कियां आती थी यहाँ पे, तो मैंने बोला मुझे भी करनी है बॉक्सिंग। फिर मम्मी पापा बोले थे जाओ देखो कैसा है। फिर हम लोग आए थे, हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फिर कब से कर रहे हैं आप? 1 साल हो गया। क्या कुछ सीखा अभी तक, कहाँ तक? सर बहुत कुछ सीखा, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। मोहम्मद सैफ को इस नेक काम में कई एनजीओ वालों ने मदद की है। मलिहाबाद के पुलिस अधिकारी ने भी इन बच्चों की प्रतिभा को देखकर ग्लव्स और पंचिंग बैग दिया है। हालांकि संसाधनों की अभी भी कमी होने की वजह से बच्चे आम के बाग में पेड़ों की टहनियों में पंचिंग बैग टांग कर प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही बाग में ही रनिंग और प्रैक्टिस करते हैं। मोहम्मद सैफ गांव-गांव जाकर बच्चों के माता पिता को प्रेरित करते हैं और बच्चों को खेलने के लिए लाते हैं। उम्मीद है कि ये मेहनत यूं ही जारी रही तो आम के बागान से बॉक्सर निकल सकते हैं जो देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। हिमाचल प्रदेश में एक झील में रिसाव होने के बाद झील की मछलियों को दूसरे शहर शिफ्ट किया गया। खास बात यह रही कि तिब्बती समुदाय के लोगों ने मछलियों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई है। इस झील में जाल और मछलियों को देखकर आपको गलतफहमी हो सकती है कि यहाँ जाल डालकर मछलियों का शिकार किया जा रहा है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप 100% गलत हैं। यहाँ मछलियों को बचाने का मिशन चल रहा है। जी हाँ, धर्मशाला के डल झील में रिसाव के चलते अनगिनत मछलियों को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तिब्बती समुदाय इस नेक काम में विशेष योगदान दे रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से धर्मशाला के डल झील में एक बार फिर से लीकेज हो रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 12 से 15 साल में ये तीसरा मामला है जब इस झील का जल स्तर रिसाव के चलते कम हुआ और मछलियां मरने लगी हैं। ऐसे में इस बार जिला प्रशासन ने मछलियों को सुरक्षित निकालने की पहल की। इन मछलियों को डल झील धर्मशाला से कांगड़ा के मत्स्य विभाग के टैंकों में जीपों और ट्रकों के जरिए भेजा जा रहा है। इस अहम और नेक काम में तिब्बती समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।